गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन। हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोगों से बातें कर रही हूँ। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? चलिए, जो स्टूडेंट लाइव आ चुके हैं जल्दी से जल्दी सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो, जिससे कि आपके भाई बंधु साथी संगी जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल में हैं उन तक सेशन को पहुंचाया जा सके और उन तक हिस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको पहुंचाया जा सके, जिससे कि वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को कम्पीट कर पाए। क्लियर? तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, ज़्यादा समय को खराब न करते हुए शुरू करें। पहले के जितने भी सेशन हुए हैं संकल्प सीरीज के, क्या आप सभी ने देख लिए हैं? किसी प्रकार की दिक्कत, किसी प्रकार की समस्या, ऐसा कुछ जो आप लोगों को समझ में ना आया हो? देखिए स्टूडेंट, मैं हमेशा कहती हूँ, अभी भी कह रही हूँ, अगर आप लोगों को लगता है कि हमें कुछ क्वेश्चंस में डाउट है या हमें कुछ क्वेश्चन जो हमें समझ में नहीं आ रहे हैं, तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आपके वहाँ पर डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। इतिहास की गलियों में चलते हैं और अपने संकल्प को क्या करते हैं, पूरा करते हैं। और इस जो संकल्प सीरीज जो हमने ठानी है कि हम अपने पेपर को कंप्लीट, जो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसे हम क्या करेंगे, पास करके रहेंगे। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज के सेशन का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चंस मेरे हैं, जवाब आप लोगों के प्यारे प्यारे क्वेश्चंस के जो आंसर हैं आप लोगों के वो रुकने नहीं चाहिए, लगातार इनकी जो झड़ी है वो चलती रहनी चाहिए। बात समझ में आ रही? चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। द टर्म आर्यन डिनोट्स, द टर्म आर्यन डिनोट्स, आर्यन जो शब्द है उसका क्या अर्थ है? आप सभी ने आर्य वर्ड सुना हुआ है, सुना हुआ है। लाला लाजपत राय जो थे वो कट्टर आर्य थे, कट्टर आर्य थे। आप लोगों ने हिटलर के बारे में सुना होगा, वो अपने आप को क्या कहता था, आर्य कहता था। क्या कहता था? आर्य। तो क्या होता है आर्य का मतलब? क्यों? मतलब देखो दो तरह के होते हैं, एक होता है आर्य और एक होता है अनार्य, एक होता है अनार्य। क्लियर? बात समझ में आई? तो आर्य और अनार्य, जैसे अंग्रेज जो हैं हम लोगों को क्या कहते हैं, अनार्य कहते हैं। अंग्रेज हम लोगों को क्या कहते हैं, अश्वेत कहते हैं, और अपने आप को क्या कहते हैं, श्वेत कहते हैं। मतलब अपने आप लोगों को व्हाइट कहते हैं, हम लोगों को ब्लैक कहते हैं। उसी तरह से एक भारत में एक जाति आई थी जिसका नाम था आर्य, जो अपने आप को क्या कहती थी, श्रेष्ठ कहती थी। क्या कहती थी? श्रेष्ठ, मतलब कि उच्च, उच्च मतलब ऊंचा, और अनार्य मतलब नीचा। आर्य लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को क्या बताया है, अनार्य बताया है। क्या बताया? अनार्य। और अपने आप को क्या कहा है, श्रेष्ठ कहा है, कि हम इस दुनिया में क्या है, श्रेष्ठ है। हम क्या हैं, उच्च जाति के हैं। क्या हैं? उच्च जाति के हैं। तो एक सुपीरियर रेस, एक सुपीरियर रेस। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को आता हो। अगर नहीं भी आता है तो कोई बात नहीं, हम लोग जो हैं किस लिए हैं, हम लोगों के क्वेश्चन के आंसर करवाने के लिए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। आर्य का मतलब क्या होता है, एक श्रेष्ठ जाति। जब आप वैदिक सिविलाइजेशन करते हैं, वैदिक सिविलाइजेशन के अंदर जो आप कास्ट पढ़ते हैं वो कौन सी है, आर्य। तो वैदिक किसकी सभ्यता है, आर्यों की सभ्यता है। वैदिक सभ्यता किसकी है, आर्यों की सभ्यता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्लियर? बात समझ में आई? समझ में आ रहा है? क्लियर है? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। ऑनलाइन स्टूडेंट क्लियर है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। Who is the called of the Napoleon of the Ancient India? इतना इजी क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। आपके सामने चार ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑफलाइन ने अपना आंसर बता दिया है, अब ऑनलाइन वालों की बारी है, जल्दी से बताना है। वो कहते हैं ना एक गाना है, आ देखे जरा किसमें कितना है दम। तो ऑफलाइन और ऑनलाइन वालों में बताना है कि ऑफलाइन वाले सही हैं कि ऑनलाइन वाले सही हैं, कि दोनों ही सही हैं। जल्दी से जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है कि प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। आज फास्ट रखा हुआ है ना, बताइए जल्दी जल्दी। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है?
वेरी गुड आंसर, वेरी गुड आंसर, ऑप्शन नंबर डी समुद्रगुप्त को। अब सभी को पता है समुद्रगुप्त क्या था, एक गुप्त शासक था। क्या था? गुप्त शासक था, जिसने क्या किया था, उत्तर भारत की और दक्षिण भारत की क्या की थी, विजय की थी। क्या की थी? विजय की थी। इस वजह से इसे भारत का क्या कहा जाता है, नेपोलियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसने क्या की थी, उत्तरी भारत की विजय की थी और दक्षिण भारत की विजय की थी। आप याद कीजिए, आप लोगों को मैंने एक बार बताया भी था, प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग इलाहाबाद के अंदर एक पिलर है जहां पर समुद्रगुप्त की क्या खूबियों के बारे में, समुद्रगुप्त की विशेषताओं के बारे में बताया गया है। तो वो प्रयाग प्रशस्ति किसकी है? समुद्रगुप्त की है। और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। किसने कहा है? क्वेश्चन एक और आता है कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा है? तो वो किसने कहा है? स्मिथ ने कहा है। किसने कहा है? स्मिथ ने कहा। क्लियर है? बात समझ में आई? समझ में आया क्वेश्चन? तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। देखिए, हाँ जी, हु डिफेटेड मोहम्मद गौरी फॉर द फर्स्ट टाइम? मोहम्मद गौरी नु पहली बार किसने हराया सी? इतना इजी क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा इजी हो गया भाई। भीम सेकंड, पृथ्वीराज चौहान, जयचंद एंड पृथ्वीराज सेकंड। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए स्टूडेंट, फिर उसके बाद में मुझे आंसर दीजिएगा। मोहम्मद गौरी को पहली बार, क्योंकि मोहम्मद गौरी को तो पृथ्वीराज चौहान ने भी हराया था। हराया था कि नहीं हराया था? मोहम्मद गौरी को तो पृथ्वीराज चौहान ने भी हराया था जब 1191 में तराइन का फर्स्ट बैटल हुआ था। वो हराया था कि नहीं हराया था? लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा गया? पहली बार हराया था भाई, पहली बार हराया था। तो आप याद कीजिए, आप लोगों को मैंने बाय मैप के थ्रू भी समझाया था कि जब मोहम्मद गौरी ने यहाँ से गौर से सीधा यहाँ पर अटैक न करके सीधा कहाँ पे अटैक किया? गुजरात पर अटैक किया। कहाँ पे अटैक किया? गुजरात पे। और गुजरात का शासक कौन था इस टाइम पे? भीम सेकंड। कौन था? भीम सेकंड। कौन था? भीम सेकंड। तो पहली बार किसने हराया था? भीम सेकंड ने। जो कहाँ का? किस वंश का? चालुक्य वंश का राजा था। कौन सा वंश का? चालुक्य वंश का। क्लियर? अगर यहाँ पे मैं पूछती हूँ आप लोगों से कि जब महमूद गजनवी ने जब सोमनाथ पर अटैक किया था उस टाइम पे वहां का राजा कौन था? तो कौन सा? सोमनाथ भी तो गुजरात में ही है, सोमनाथ गुजरात में है। तो जब महमूद गजनवी ने जब गुजरात के सोमनाथ पर अटैक किया था उस टाइम पे वहां का राजा कौन था? हाँ जी, ऑनलाइन। वेरी गुड आंसर, ऑप्शन नंबर भीम फर्स्ट। भीम फर्स्ट। महमूद गजनवी ने जब सोमनाथ पर अटैक किया था उस टाइम पे वहां का राजा कौन था? भीम फर्स्ट था। महमूद गजनवी मोहम्मद गौरी से पहले आता है तो याद रखिएगा भीम फर्स्ट। मोहम्मद गौरी दोबारा आता है, दूसरा आता है तो भीम सेकंड। क्लियर है? बात समझ में आई? समझ में आ गया? तो भीम सेकंड आ गया जिसने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था। कब? 1178 में। क्लियर है? बात समझ। अगर हम बात करें पृथ्वीराज चौहान की तो पृथ्वीराज चौहान ने 1191 में तराइन के बैटल में से हराया था, लेकिन 1192 में इसने तराइन के दूसरे बैटल में किसको हरा दिया? पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। किसको हरा दिया? चौहान को हरा दिया। क्लियर? बात समझ में। अगर हम बात करते हैं जयचंद की, जयचंद ये वही है जो पृथ्वीराज चौहान का ससुर है। मैंने आप लोगों को याद है सारी कहानी सुनाई थी, कितनी इंटरेस्टिंग कहानी थी। तो जयचंद को इसने महमूद गौरी ने किसमें? चंदावर के युद्ध में हराया था, जहां की चूड़ियां फेमस है। कब? 1194 में। क्लियर है? बात समझ में आ गई? समझ में आया? क्लियर है? ऑनलाइन थे ऑफलाइन? समझ में आया? तो भीम सेकंड आ गया। भीम सेकंड और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कंफ्यूज मत होना भीम फर्स्ट और भीम सेकंड में। क्लियर? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच मिडावल किंग ऑफ द इंडिया इंट्रोड्यूस द इक्ता सिस्टम? भारत के किस मध्यकालीन राजा ने इक्ता प्रणाली की शुरुआत की थी? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और इनमें से कोई नहीं। बताओ भाई, पहले तो मुझे बताओ इक्ता का मतलब क्या होता है? इक्ता मतलब होता है प्रांत, स्टेट्स। इक्ता का मतलब क्या होता है? प्रांत। आपने इंडिया, हम सबको पता है इंडिया किस में बटा हुआ है?
प्रांतों में, स्टेट्स में बटा हुआ है। इक्ता का मतलब होता है प्रांत। बात समझ में? इल्तुतमिश ने क्या किया था, अपने पूरे एम्पायर को किस में बांटा था, इक्ताओं में बांटा था, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रांत। एक चीज और ध्यान रखिएगा, इक्ता जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इक्ता क्या है, एक अरबी भाषा का शब्द है। किस भाषा का, अरबी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। इक्ता क्या है, अरबी भाषा का शब्द है। इल्तुतमिश कहता, जब इल्तुतमिश गद्दी पे बैठा, देखो जब भी कोई व्यक्ति काम करता है तो उसको महीने की हम क्या देते हैं, सैलरी देते हैं, तनख्वाह देते हैं। अगर मान लो हमारे पास पैसा नहीं है, ठीक है, तो हम उसको क्या दे सकते हैं, जमीन दे सकते हैं। तो इल्तुतमिश ने क्या किया, उसने अपने पूरे साम्राज्य को किसमें बांट दिया, प्रांतों में बांट दिया। और जिस व्यक्ति को जब सैलरी देने की बारी आती थी तो वो छोटे छोटे जो प्रांत उसने बांटे थे वो उनको क्या करता था, सैलरी के रूप में दे देता था। और उन प्रांतों से, उन छोटे छोटे एरिया से जो उसको रेवेन्यू मिलती थी, जो टैक्स मिलता था, लगान मिलता था, वो उनकी क्या मानी जाती थी, सैलरी मानी जाती थी। मेरी बात समझ में आ गई, समझ में आया? तो इक्ता का मतलब क्या होता है, प्रांत। इक्ता का मतलब क्या होता है, प्रांत, जो किसके बदले में दिया जाता था, वेतन के बदले में, तनख्वाह के बदले में, सैलरी के बदले में। क्लियर, बात समझ में आई? और वहां से मिलने वाला जो टैक्स था, लगान था, भूमि, वो किसके पास होती थी, जो इक्तेदार होता था। इक्ता का अधिकारी क्या कहलाता था, इक्तेदार। इक्ते का अधिकारी क्या कहलाता था, इक्तेदार। क्लियर, बात समझ में आई? और ये किसने शुरू किया था, वैसे तो इक्ता व्यवस्था शुरू की थी मोहम्मद गौरी ने। किसने शुरू की थी, मोहम्मद गौरी ने। लेकिन इसे फैलाया किसने था, इल्तुतमिश ने। वैसे तो आप लोगों के ऑप्शन में इल्तुतमिश ही आएगा। बात समझ में आई? तो इक्ता प्रणाली की शुरुआत किसने की थी, इल्तुतमिश ने। ऑप्शन नंबर ए। इतना इजी सा क्वेश्चन था। ऑनलाइन समझ में आ रहा है, क्लियर है? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ओके है, क्लियर है, आगे बढ़े, समझ में आया? आप सभी को पता है बलबन ने क्या शुरू किया था, बलबन ने क्या शुरू किया था, दीवान ए अर्ज। दीवान ए अर्ज, अर्ज क्या था, सैनिक विभाग था, आर्मी डिपार्टमेंट था, दीवान ए अर्ज। इसके अलावा दीवान ए वरीद, दीवान ए वरीद जिसका मतलब है गुप्तचर, जासूस, गुप्तचर। किसने शुरू किए थे, बलबन ने। बलबन ने 2 डिपार्टमेंट बनाए थे, एक का नाम था दीवाने अर्ज। दीवाने अर्ज जो क्या था, सैनिक डिपार्टमेंट जिसमें सेना रखी जाती थी। एक होता है दीवाने वरीद जिसमें क्या होता था, गुप्तचर डिपार्टमेंट होता था। बात समझ में आई? एक है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आप सभी को पता है, बाजार कंट्रोल व्यवस्था, इसने बाजार कंट्रोल व्यवस्था को लागू किया था। हालांकि जब हम क्लास में डिस्कस करेंगे तो इसके बारे में बात भी करेंगे। इसके अलावा इसमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर आ गया। समझ में आ गया, क्लियर है? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है, समझ में आ रहा है ना? चलिए एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो स्टूडेंट को लगता है कि हमने यहाँ पे आज कुछ नया पढ़ा है तो उसी टाइम पे नोट कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तबला वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, तबले की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? आदिल शाह, अमीर खुसरो, तानसेन एंड बिज्जू बावरा। बताओ भाई, बिज्जू बावरा, तानसेन, अमीर खुसरो एंड कौन बच गया आपका, आदिल शाह। हाँ जी बताइए जी। ऑनलाइन आपके प्यारे प्यारे क्वेश्चंस का मैं प्यारे प्यारे आंसर्स का वेट कर रही हूँ। प्यारे प्यारे क्वेश्चन तो आपके सामने ही है, आंसर्स का मैं वेट कर रही हूँ। जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का जवाब दो कि तबला जानते हो ना, जब हम किसी सिर के तबला बजाते हैं, बजाते हैं कि नहीं बजाते? किसी का सिर का तबला बजाया आप लोगों ने? हालांकि वो अलग बात है कि उस बंदे के सिर में बाल नहीं होने चाहिए। बताओ जल्दी जल्दी, तभी तबला बजेगा। बताओ तबले की शुरुआत किसने की थी? बताओ, इतना बढ़िया जो वाद्य यंत्र है उसकी शुरुआत किसने की थी? बताओ, आपके दिमाग में कुछ ऐसा आया है? अमीर खुसरो, जो किसके दरबार में था? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। किसके दरबार में था? अलाउद्दीन खिलजी, जिसकी किताबों का नाम क्या है? तुगलकनामा, तुगलकनामा, आशिका,
खजाइन उल फतूह। क्लियर, बात समझ में आई? तो अमीर खुसरो किसके दरबार में था? अलाउद्दीन खिलजी के, जिसने किसका आविष्कार किया था? तबले का। किसका आविष्कार किया था? तबले का। बात समझ में आई? बात समझ में आ गई? इसने एक और आविष्कार किया था, इसने सितार का आविष्कार किया था। किसका आविष्कार किया था? सितार का। किसको मिलाकर? वीणा और तंबूरा। तंबूरा एक मुसलमानी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। वीणा आप सभी को पता है हमारे भारतीय संस्कृति का है। इन दोनों को मिलाकर एक और आविष्कार किया था जिसका नाम था सितार। क्या था? सितार। इसके अलावा तबले का आविष्कार भी किसने किया था? अमीर खुसरो ने किया था। क्लियर, बात समझ में आ गई? तानसेन आप सभी को पता है अकबर के नवरत्नों में से एक था। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो अमीर खुसरो जो है जिसने तबले का क्या किया था? आविष्कार किया था। क्लियर है स्टूडेंट्स? आगे बढ़े? समझ में आ रहा है ऑनलाइन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सर थॉमस रो केम टू इंडिया एज ए ब्रिटिश एम्बेसडर ड्यूरिंग द रीजन ऑफ। सर थॉमस रो किसके शासनकाल में ब्रिटिश राजदूत के रूप में आए थे? अकबर, औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां। बहुत इजी क्वेश्चन है भाई, इसका आंसर जल्दी जल्दी बताओ भाई। आज मेरा फास्ट है तो मुझ में एनर्जी है, आप लोगों में तो पूरी एनर्जी है। किस किस का फास्ट है आज? है कि नहीं? हालांकि मैं पूरी एनर्जी से करा रही हूँ, कोई इसमें बहुत सोचने वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी आप बताइए, आप लोग जल्दी जल्दी आंसर दीजिए इसका। क्या आएगा? सर थॉमस रो किसके दरबार में आए थे? बिल्कुल सही, जहांगीर के दरबार में। किसके? जहांगीर के दरबार में। क्यों? क्योंकि आप सभी को पता है जहांगीर के दरबार में दो आए थे। एक का नाम था हॉकिंस, एक का नाम था हॉकिंस, जो जहांगीर से कहाँ पे मिला था? आगरा में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए बता रही हूँ। इसने जहांगीर से किस भाषा में बात की थी? फारसी भाषा में बात की थी। किस भाषा में? फारसी भाषा में। जहांगीर ने इसको किसका टाइटल दिया था? इंग्लिश खान का। इंग्लिश खान का, लेकिन व्यापार करने की अनुमति नहीं दी थी, परमिशन नहीं दी थी। उसके बाद कौन आया? थॉमस रो। कौन आया? थॉमस रो, जो जहांगीर से कहाँ पे मिला? अजमेर में मिला। कहाँ पे मिला? अजमेर में। इसने जहांगीर ने इसको क्या दी थी? परमिशन दी थी। क्या दी थी? क्या दी थी? परमिशन दी थी। किस चीज की? व्यापार करने की। बात समझ में आई? तो किसके दरबार में आया था? जहांगीर के दरबार में। क्लियर है? बात समझ में? अकबर के दरबार में कौन आया था? रॉल्फ फिच आया था। रॉल्फ फिच। औरंगजेब के टाइम पीरियड में कौन आया था? एक का नाम था मनुची, ये शाहजहां के टाइम पीरियड में भी था। ठीक है, और शाहजहां के टाइम पीरियड में कौन आया था? ट्रिवेनियर। ट्रिवेनियर। क्लियर? बात समझ में आई? समझ में आया? तो जहांगीर के टाइम पीरियड में कौन आया था? थॉमस रो। औरंगजेब के टाइम पे कौन आया था? मनुची आया था। अकबर के टाइम पे कौन आया था? रॉल्फ फिच आया था। और शाहजहां के समय कौन आया था? ट्रिवेनियर आया था। समझ में आ गया? समझ में आया ऑनलाइन? ये चारों चीजें नोट कर लीजिएगा, आप लोगों के बाद में काम आएंगे। क्लियर? समझ में आ रहा है? आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, हाँ जी। Who was the नवाब of बंगाल when the battle of बक्सर was fought? इस क्वेश्चन का आंसर भैया आप लोग दो, मुझे तो नहीं आता इस क्वेश्चन का आंसर। कि जब बक्सर की लड़ाई हुई थी तो बंगाल का नवाब कौन था? बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? कब हुई थी? 22 अक्टूबर 1764 को हुई थी। बक्सर कहाँ पे है? बिहार में। किस किस के बीच में हुई थी? मीर कासिम और दूसरी साइड कौन था? हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो। इसमें मीर कासिम का साथ किसने दिया था? अवध का नवाब सुजाउदौला। सुजाउदौला, वो हमेशा सूजा रहता था ना, याद है? बताया था। एक मुगल राजा कौन था? शाह आलम सेकंड। शाह आलम सेकंड। ये तीनों साथ में थे। 1 2 3।
दूसरी साइड कौन था? हेक्टर मुनरो था। क्वेश्चन क्या पूछा गया? क्वेश्चन से तो हम भटक ही चुके हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया? उस टाइम पे बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम एंड नज्मुद्दौला। हाँ जी बताइए, नज्मुद्दौला। क्या आएगा इसका आंसर? मीर कासिम, पक्का? चलो मीर कासिम पे टिक मार्क कर दें। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। दिमाग है, याद है कुछ? क्या बताया था कि मीर कासिम को अंग्रेजों ने हटा दिया और इसको ये यहां से क्या हो गया? भाग गया। मीर कासिम जब भाग गया तो बंगाल की गद्दी पर कोई नहीं था, बंगाल को संभालने वाला कोई नहीं था, तो अंग्रेजों ने क्या किया? दोबारा मीर जाफर को क्या बना दिया था? बंगाल का नवाब बना दिया था। तो जब बक्सर का युद्ध हुआ था, जब मीर कासिम अंग्रेजों के साथ युद्ध लड़ रहा था, उस टाइम पर बंगाल का नवाब कौन था? तो वो कौन था? मीर जाफर था। और स्टूडेंट हमेशा गलत करके आते हैं, वो इसका आंसर करके आते हैं मीर कासिम। अब याद कीजिए, आप लोगों को मैंने बताया था कि मीर कासिम भाग गया था, अंग्रेजों ने क्या किया? मीर कासिम की जगह मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। और मीर कासिम जब भाग गया था तो वो बंगाल का नवाब तो रहा ही नहीं। बात समझ आई? क्योंकि मीर जाफर को अंग्रेजों ने बिठा ही दिया था। बात समझ में आई? तो मीर कासिम तो वो था जो बंगाल की गद्दी से उतारा गया था। समझ में आया? तो मीर बक्सर का युद्ध हुआ था, उस टाइम पे बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर। और हमेशा हम ये गलती करके आते हैं। आप लोगों को लगता है कि युद्ध मीर कासिम ने लड़ा था, इस वजह से बंगाल का नवाब कौन होगा? मीर कासिम होगा, लेकिन नहीं। और ये क्वेश्चन आता है और ये हम गलत करके आते हैं। बात समझ में आई? समझ में आई? तो मीर जाफर कौन था? बंगाल का नवाब था। जब किसका युद्ध हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था। क्या हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था। क्लियर है? बात समझ में आई? लेकिन बक्सर के युद्ध के किस किस के बीच में हुआ था? मीर कासिम और हेक्टर मुनरो। बात समझ में आई? अब मैं यहाँ पे एक और कहानी आपको बता दूं। आप सभी को पता है प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच में हुआ था 1757 में। ठीक है, सिराजुद्दौला के बाद गद्दी पर कौन बैठा? मीर जाफर। फिर मीर जाफर के बाद कौन बैठा? मीर कासिम। फिर मीर कासिम के बाद कौन बैठा? मीर जाफर। मीर जाफर के बाद में उसका बेटा नज्मुद्दौला, जो अंग्रेजों के अंडर में शासक था, नवाब था। बात समझ में आई? समझ में आया? क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। कंफ्यूजन दूर हुई? दूर हुई कि नहीं? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, सबसे पहले कौन था? सिराजुद्दौला। प्लासी का युद्ध हुआ, सिराजुद्दौला मर गया। सिराजुद्दौला की जगह कौन बैठा? मीर जाफर। मीर जाफर को अंग्रेजों ने हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बैठा दिया। मीर कासिम को दोबारा हटाकर किसको बैठा दिया? मीर जाफर को, कि पहले वाला ही ठीक था, ये तो कोई काम ही नहीं कर रहा हमारे लिए, तो पहले वाला ठीक था, इन्होंने मीर जाफर को बिठा दिया। मीर जाफर की जब डेथ हो गई तो किसको बिठाया गया? उसके बेटे नज्मुद्दौला को, जो अंग्रेजों के अंडर में क्या था? एक नवाब था। क्लियर है? बात समझ में आ गई? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो, हाँ जी। अवध वाज द अमेगलेट इनटू द ब्रिटिश डोमिनियन इन द ईयर। अवध को ब्रिटिश प्रभुत्व में किस वर्ष मिलाया गया था? हाँ जी बताइए। पहले तो मुझे बताओ किसने मिलाया था, मुझे इस बात का जवाब दे दो, आंसर मैं बता दूंगी। अवध को ब्रिटिश एम्पायर के अंदर, ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर कब मिलाया गया था? मुझे आप इस बात का जवाब दीजिए, कब मिलाया गया था? किसने मिलाया था? डलहौजी ने। अवध का नवाब कौन था? वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह। किस चीज का आरोप लगाया गया था? करप्शन का। किसका आरोप लगाया गया था इसके ऊपर? करप्शन का। डलहौजी ने वाजिद अली शाह पे किस चीज का आरोप लगाया था? करप्शन, मतलब कि कुशासन, कि ये अच्छे से शासन नहीं कर रहा है, ये अपनी जनता पे क्या कर रहा है? अत्याचार कर रहा है। बात समझ में आई? इस वजह से डलहौजी ने कहा कि जो इसकी जनता है उसको हम सही कर सकते हैं, मतलब कि इसको हम सुधार सकते हैं, और जो उसने जनता के ऊपर अत्याचार किए ये राजा बनने के लायक नहीं है, इसको क्या कर देना चाहिए? हटा देना चाहिए। कब? 1856 में। कब?
तभी तो अवध की जो रानी थी जिसका नाम था बेगम हजरत महल, जो वाजिद अली शाह की क्या थी, पत्नी थी, तभी तो 1857 की क्रांति में वो शामिल हुई थी। बात समझ में आई? समझ में आई? अवध की रानी कौन थी? बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल जो कब 1857 की क्रांति में क्या हुई थी? शामिल हुई थी, जिसे हम लखनऊ की बेगम भी कहते हैं। याद है? बात समझ में आई? किस वजह से शामिल हुई थी? क्योंकि डलहौजी ने अवध को क्या कर लिया था? हड़प लिया था। क्लियर? बात समझ में आई? तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। आगे देखो। हाँ जी भाई, मशहूरी आ गई है। जो स्टूडेंट पीएस टेट की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने अभी तक बैच ज्वाइन नहीं किया, भाई जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो। 11 अप्रैल डेट है, बैच चल रहा है, कंटिन्यू क्लासेस चल रही हैं। अगर अभी भी आप लोग सोच रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, या तो सोचो ही मत, और अगर सोचना है तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन करो, क्योंकि आप लोगों के पास ऑफर बहुत कम टाइम के लिए है। कूपन कोड AC 512 लगाओ और 500 रुपये का डिस्काउंट पाओ। आगे देखिए। Who among the following was the first newspaper published in India? निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था? हाँ जी, बताइए, भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा था? बताइए भाई, बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। वेरी गुड, क्या बात है। हाँ जी, ऑनलाइन, ऑफलाइन वालों ने तो जवाब दे दिया, ऑनलाइन वालों ने भी देना है पक्का? चलिए, ऑप्शन नंबर बंगाल गजट। कब? 70-80। कहाँ से? कलकत्ता से। तुक्का मारा था ना? सही हो गया। 70-80 कहाँ से? कलकत्ता में। किसने? एक किक मारी थी जोर से और एक न्यूज़पेपर आ गया। किसने मारी थी? हिक्की। क्या मारी थी? एक किक मारी थी, कि किक मारने से क्या आ गया? सामने एक न्यूज़पेपर आ गया। बात समझ? जिसका नाम क्या था? बंगाल गजट। तो जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने सबसे पहले एक न्यूज़पेपर निकाला अंग्रेजी भाषा में। ये अंग्रेजी भाषा में है भाई, इतना ध्यान रखना। कौन सी भाषा में है? इंग्लिश में है, ठीक है। कब निकाला? 70-80 में। कहाँ से निकाला? कलकत्ता से। किसने निकाला? हिक्की ने। कौन सी भाषा में? इंग्लिश भाषा में। न्यूज़पेपर का नाम क्या है? द बंगाल गजट। बस समझ में आया? समझ में आ गया? क्लियर है? किसी प्रकार की दिक्कत, समस्या, ऐसा कुछ जो समझ में ना आया हो? पढ़े आगे? तो भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा है? बंगाल गजट। किसने निकाला था? हिक्की ने। किसने? हिक्की। किक मारी थी एक, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। Who was the father of the Indian Resistance Movement? भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के जनक कौन थे? सभी को पता है, बताने वाली कोई बात नहीं है। बताओ भाई, बताओ बताओ, जल्दी बताओ। Who was the father of the Indian Resistance Movement? भारत में पुनर्जागरण के पिता कौन है? अभी मैंने थोड़े दिनों पहले टॉपिक करवाया था, याद कीजिए। एक व्यक्ति थे जिन्होंने हमेशा भारत को जो वेस्टर्न कल्चर है उसकी तरफ जाने के लिए बोला। मतलब उन्होंने कहा कि पुराने रीति रिवाजों, दकियानुसी ख्यालों से बाहर निकलो और जो मॉडर्न कल्चर है उसको अपनाओ। तभी उनको हमारे मॉडर्न इंडिया का क्या कहा जाता है? फादर कहा जाता है। आधुनिक भारत का क्या कहा जाता है? पिता कहा जाता है। ये वही व्यक्ति है जिन्होंने सती प्रथा जैसी कुप्रथा पर क्या लगा दिया था? बैन लगवा दिया था। तो वो कौन थे? कौन थे सती प्रथा पे बैन लगाने वाले? बिल्कुल सही भाई, बिल्कुल सही, राजा राम मोहन राय। इन्हें क्या कहा जाता है? आधुनिक भारत का पिता, मॉडर्न इंडिया का फादर, क्योंकि इन्होंने हमेशा भारत को जो कुरीतियां हैं, रीति रिवाज है, उनसे बाहर निकालने के लिए बोला। और जो वेस्टर्न कल्चर है, जो इंग्लिश एजुकेशन है, उसकी तरफ उन्होंने बढ़ने के लिए कहा। और उन्होंने कहा कि ये जो अंग्रेज हैं वो हमारे भारत में एक तरह से वरदान है, ये हमारी भारत की भलाई के लिए हैं, अगर आप लोग इनको मतलब अच्छे से समझते हो तो।
बात समझ में आई। इन्होंने लोगों को अतीत से मतलब पास्ट से निकलने के लिए बोला और कहा कि आप फ्यूचर की तरफ देखो। किसकी तरफ देखो? फ्यूचर की तरफ देखो। तो पास्ट एंड फ्यूचर के बीच का जो पुल था वो कौन था? राजा राम मोहन राय थे। इन्हें आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का क्या कहा जाता है? पिता कहा जाता है। बात समझ में आई? कौन थे? राजा राम मोहन राय, जिन्होंने क्या किया था? ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। किसकी? ब्रह्म समाज की स्थापना की। क्लियर? बात समझ में आई? समझ में? बाल गंगाधर तिलक, पता ही आपको, क्रांति की मशाल जगाई थी, भारतीय अनरेस्ट जो अशांति के पिता। दयानंद सरस्वती आप सभी को पता ही है, कौन से हैं? आर्य समाज की स्थापना की थी। बात समझ में आई? तो पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। राजा का टाइटल किसने दिया था? मुगल राजा अकबर सेकंड ने। अकबर सेकंड ने राजा राम मोहन राय को राजा का टाइटल किसने दिया था? अकबर सेकंड ने। क्लियर? इसी के साथ भाई जो स्टूडेंट यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, जिनकी हिस्ट्री के अंदर इच्छा है लेक्चरर बनने की, तो जल्दी से जल्दी भाई इस बैच को ज्वाइन करो। रिकॉर्डिंग बैच है, अपने हाथ में आए मौके को गवाओ मत। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो, हिस्ट्री विद रितु मैम। इसी के साथ आज की क्लास को मैं यही विराम देती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। किसी प्रकार की दिक्कत समस्या हो तो टेलीग्राम चैनल पर मैसेज कर सकते हो। साथ ही अपने डाउट्स भी आप पूछ सकते हैं। और स्टूडेंट जब आप लोग क्लास लगाते हैं ना, तो अपने आप में ये देखिएगा आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही होते हैं। स्टूडेंट्स लाइव बहुत बैठे होते हैं नो डाउट, लेकिन बहुत कम स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेज आते हैं कि मैम हमारे इतने क्वेश्चन सही हुए, इतने क्वेश्चन सही। आप लोग ईमानदारी के साथ जवाब दिया करो, बताया करो, जिससे मुझे भी पता चले कि क्या मैं आप लोगों के लिए और क्या कर सकती हूँ, कितनी इंप्रूवमेंट आप लोगों में आ रही है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। स्वस्थ रहो, खुश रहो, मस्त रहो, अपनी लाइफ को एंजॉय करो, लेकिन कुछ बनने के बाद। एंड यही क्लास को विराम देती हूँ। गुड नाइट, शुभ रात्रि एंड शुभ। थैंक यू सो मच।